हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी आरएफओ मेंस एग्जामिनेशन के ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 1 का सिलेबस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पूरे पेपर 1 के सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को पूरे अच्छे से हम समझेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना। अगर आप सिलेबस को समझ जाओगे तो हाफ ऑफ द काम आपका वहीं पे हो जाता है। और इस वीडियो के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है कि एग्रीकल्चर के ऑप्शनल नोट्स फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए हम जेपीएससी आरएफओ इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर 1 को पूरे अच्छे से सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला जो यूनिट है ये बेसिकली हमारा अलग अलग यूनिट है। तो यूनिट 1 जो है ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में है। यूनिट 2 जो है ये हमारा इकोसिस्टम एंड कॉन्सेप्ट्स स्ट्रक्चर के बारे में है। तीसरा जो यूनिट है इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के टाइप्स और उसके फंक्शन। चौथा जो हमारा है ये है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में। पांचवा यूनिट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और छठा हमारा यूनिट है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बोला जाए तो 6 यूनिट है पेपर 1 में। वैसे तो आपके सिलेबस में 4 यूनिट ही दिया है, लेकिन हम इसे 6 यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 6 यूनिट हमें पेपर 1 में कम्प्लीटली पढ़ना है। बट ये यूनिट्स हो गए, इनके अंदर भी कुछ सब यूनिट्स हैं जिन्हें हमें देखना होगा, सब टॉपिक्स को भी देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट। पहले इसे डिटेल में समझ जाइए कि फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट में हमें समझना क्या है। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। जब आप इन्वायरमेंट को समझ रहे हो तो आपका इसका रिलेशन समझना होगा कि इकोलॉजी के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, इकोसिस्टम के साथ इसका क्या रिलेशन है, यानी कि जितने भी इन्वायरमेंट के डायमेंशंस हो सकते हैं, इस इन्वायरमेंट के जितने भी डायमेंशंस होंगे आपको उस सारे के सारे डायमेंशंस को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट को पढ़ोगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें एक डेप्थ मिलना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ आपने जो भी चीज़ किया है वो बहुत ही डेप्थ में है। इसके बाद जब आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो आपको इन्वायरमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखना होगा। जैसे आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ना होगा, आपको लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ना होगा, आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना होगा और आपको बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना होगा। बेसिकली एक सिंपल डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप सबने इस सिंपल डायग्राम तो देखा ही होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये मान लो हमारा ये यूनिट है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये है हमारा एटमॉस्फेयर और ये है हमारा लिथोस्फीयर। और इन तीनों का जो ये वाला कन्वर्जेंस जोन है, इन तीनों का जो ये कन्वर्जेंस जोन है इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही वो बहुत छोटा सा जोन होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसी में आपका लाइफ एग्जिस्ट होता है। तो अल्टीमेटली आप जब तक हाइड्रोस्फीयर को नहीं पढ़ोगे, लिथोस्फीयर को नहीं पढ़ोगे, एटमॉस्फेयर को नहीं पढ़ोगे, आप बायोस्फीयर को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, बायोस्फीयर है। तो आपको इन तीनों के बारे में डेप्थ में पढ़ना होगा। इसके बाद आप पढ़ोगे कि ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि अल्टीमेटली वी एज अ ह्यूमन बीइंग हमें तो इन्हीं के रिलेशनशिप को पढ़ना है ना, कि इन्वायरमेंट और हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है। आप जब तक इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के बीच के रिलेशनशिप को नहीं समझोगे तब तक आपका इन्वायरमेंट तो इनकम्प्लीट है। तो जो आप थर्ड यूनिट पढ़ोगे वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। फिर इन्वायरमेंट का ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखो तो डे टू डे लाइफ में इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उस इम्पैक्ट को हमें पढ़ना है। और फिर कुछ ह्यूमन एवोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। ये वाला आपका स्टैटिक पोर्शन है और इसे आपको
थ्योरीज वगैरह इसमें आपको दिए गए हैं। जैसे आप देखोगे तो ये आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करेगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इसमें आपके अलग अलग पैलियोलिथिक, इसमें आप पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पहले आएगा, नियोलिथिक, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे। कैसे हम पहले हंटिंग गैदरिंग थे, फिर हम कैसे डोमेस्टिकेशन में पहुंचे और कैसे आज हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में। तो ये 3 तो आपका स्टैटिक टॉपिक है, इसको आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो ह्यूमन, हंटिंग, फूड गैदरिंग, डोमेस्टिकेशन, साइंस। तो जब आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो तब आपका यूनिट 1 जो है ये डेप्थ में कंप्लीट होता है। दैट इज योर फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा यूनिट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि ओवरऑल इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसमें आप इकोसिस्टम को पूरा का पूरा डेप्थ में पढ़ोगे, उसके डेफिनेशंस को आप देखोगे, देन आप कंपोनेंट्स देखोगे कि बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, फूड चेन आपको पढ़ना है, फूड वेब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, फूड चेन, फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है, एनर्जी फ्लो डायग्राम्स, फिर इसके अंदर जितने टाइप्स के पिरामिड आते हैं, जितने टाइप्स के पिरामिड आते हैं, पिरामिड ऑफ मास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का कितना प्रोडक्टिविटी होता है या इकोसिस्टम का क्या प्रोडक्टिविटी है, आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये आप यूनिट 2 में पढ़ोगे, इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। जिस भी टॉपिक को आप करो तो आपके पास उसके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। हमने ऑलरेडी नोट्स आपको दिखा दिया है कि हमारे पास पेपर 1, पेपर 2 दोनों के कंप्लीट नोट्स है और बाकी सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आपको अगर बैचेस ज्वाइन करना है, 10 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है जहाँ पे हम इन डेप्थ सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इसी तरीके से हमारा यूनिट 2 कंटिन्यू है, इकोसिस्टम, टाइप्स एंड फंक्शन। यहाँ पे हम इकोसिस्टम के टाइप्स और फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हम इकोसिस्टम को पढ़ रहे होंगे और उसके टाइप्स और फंक्शन को कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा न्यूट्रिएंट साइकिल को। न्यूट्रिएंट साइकिल को जब हम डिस्कस करेंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ना है, हमें कार्बन साइकिल को पढ़ना है, हमें फास्फोरस साइकिल को पढ़ना है और हमें वाटर साइकिल को पढ़ना है, या जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। इसे हम कई जगह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। इन सब साइकिल्स को हमें डिस्कस करना है। अलग अलग टाइप्स के जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ग्रास, डेजर्ट, एक्वेटिक, इन सब के हमें इम्पैक्ट को पढ़ना है। ठीक है, इन सब के हमें कॉजेस को पढ़ना है और इन सब के हमें मेजर्स को पढ़ना है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस पर, क्या कॉज हो सकता है और क्या मेजर्स इस पर हो सकता है। इन सबको हमें पढ़ना है डिटेल में। और इसका लास्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, किस तरीके से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाता है। ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 का अगर बात करोगे तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा टॉपिक है, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्स होते हैं और आप कैसे उनका मैनेजमेंट कर सकते हो। क्योंकि देखो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक बार अगर ये खत्म हो जाए तो ये फिर बन नहीं सकते। काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं, तो उनका मैनेजमेंट कैसे प्रॉपरली किया जाए, जैसे वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉइल, एग्रीकल्चर। आप देखो सॉइल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। आप देखो धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे इनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया में रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर रिसोर्सेज का क्या स्टेटस है। इसमें हम कई सारे डेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें हमें कई सारे डेटा को पढ़ना होगा। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, यानी कि हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। ये बेसिकली अगर बोला जाए तो ये वाला पार्ट आपका मेजर्स है कि हम क्या क्या मेजर्स को ले सकते हैं रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में और कंजर्वेशन में, जिसके अंदर हमें वाटरशेड डेवलपमेंट को पढ़ना है, एफॉरेस्टेशन को पढ़ना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का है। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आप सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल, विंड, इन सब के बारे में पढ़ोगे। तो जितना भी नेचुरल रिसोर्स होता है और उसका मैनेजमेंट होता है उसके बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पे पूरा डिटेल में करना होगा। ये टॉपिक पूरा का पूरा यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज और मैनेजमेंट को ही डेडिकेटेड है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यूनिट 4 है, दैट इज योर पॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें आप एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल, नॉइज, मरीन पॉल्यूशन, जितने टाइप्स के भी पॉल्यूशन होते हैं और उनके कारण क्या क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेहिकुलर वेस्ट,
एग्रीकल्चर रन ऑफ, अर्बनाइजेशन के कारण जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि जितने भी पॉल्यूशन के कॉजेज है, आपको पॉल्यूशन के सोर्सेस के बारे में पढ़ना होगा कि कहाँ से हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है, उसके कॉजेस क्या है, क्यों होते हैं, और एट द एंड उसके मेजर्स क्या है। तो ये आपका पूरा का जो पूरा टॉपिक है यूनिट 4 का, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से डील करता है। यानी कि यहाँ पे आपको केवल और केवल पॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है, जितने टाइप्स के भी पॉल्यूशन होते हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में फिर आगे देखेंगे तो कुछ और भी टॉपिक्स है। इफेक्ट्स, हेल्थ में हमारा क्या इफेक्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी में क्या इम्पैक्ट होता है पॉल्यूशन का, क्लाइमेट, सॉइल, प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। यानी कि यहाँ पे आप पूरा का पूरा इम्पैक्ट को कवर करोगे। क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो, क्या क्या लॉज है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, और पब्लिक अवेयरनेस। तो इसी का कंटिन्यूड है, इसमें इफेक्ट ऑफ प्रिवेंशन को पढ़ना है। ये हो गया यूनिट 4। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, 4 यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने चारों का चारों यूनिट आपको बता दिया। इतना ही छोटा हमारा पेपर 1 का सिलेबस है, तो इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा कंसाइज मतलब नोट्स का जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, हमने ऑलरेडी आपको नोट्स दिखाई दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जाके देख सकते हो। हमने सारा नोट्स आपको अच्छे से दिखाया है कि हमने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर किया है। तो ये था हमारा यूनिट 1 पेपर 1 का सारा सिलेबस। हम पेपर 2 के भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फ्री रिसोर्सेज जितने भी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। बाकी अगर आपको बैचेस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, बैचेस हमारा 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल में आपका डिस्कस करने वाले हैं। और 50 सीट्स ही है, जिसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द सीट्स फिल हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप इनरोल हो सकते हैं हमारे बैचेस में। और किसी तरीके के भी डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो ये था आपका हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।